तो अब जो टॉपिक हमारा है वो है बेटा चाल तथा वेग। क्या है? चाल तथा वेग। चाल क्या होती है? पहले चाल की हम परिभाषा देखते हैं, फिर इसका फॉर्मूला भी लिखते हैं। ठीक है, चाल क्या होता है बेटा? चाल होता है किसी वस्तु द्वारा एकांत समय में चली गई दूरी चाल कहलाती है। बहुत सिंपल सा डेफिनेशन है। ठीक है, किसी वस्तु द्वारा एकांत समय में चली गई दूरी ही क्या होती है? चाल होती है। दूरी की बात कर रहा हूं मैं। चली गई दूरी क्या होती है? चाल होती है। चाल बराबर जो सूत्र हमारा होता है, चाल बराबर होता है तय की गई दूरी बटे समयांतराल। चाल बराबर क्या होता है? तय की गई दूरी अपॉन समय अंतराल। ये होती है हमारी इसकी चाल की सूत्र होता है, चाल का सूत्र। इसको अगर समझना चाहें तो एक हम इससे समझते हैं। ठीक है, देखो बेटा, ये मान लो कोई वस्तु है, वो यहाँ से चल के यहाँ ऐसे ऐसे जा रही है। ठीक है, हम पूरे की बात ना करके हम कहें बेटा ये यहाँ चली और ये ए बिंदु पर पहुंची। कौन से बेटा? ए बिंदु पर पहुंची। जब यहाँ से यहाँ पहुंची तो इसकी चाल कितनी है? तो क्या है बेटा? जो इसने दूरी यहाँ से यहाँ तक की तय की गई दूरी और बटे इसने कितना समय लिया। समय अंतराल मतलब क्या? मान लो कि यहाँ पर क्या 5:10 और 14 सेकंड हो रहे हैं। ठीक है, और जब यहाँ पहुंचा तो कितना हो गया? 5:10 और 20 सेकंड हो गया। तो कितना समय इसने लिया? पहले 5:10 था और यहाँ 5:10 हो गया। मतलब कितना समय लिया इसने? 6 सेकंड का समय लिया। तो समय अंतराल क्या हो बेटा? ये माइनस ये कर दो, वही तो समय अंतराल हुआ। अंतराल में क्या? दूसरे में से पहला वाला माइनस कर दो तो वही समय अंतराल हुआ। तो चाल बराबर क्या होगी? तय की गई दूरी, मतलब जितनी दूरी से तय की बटे समय अंतराल, इतना समय इसने लिया। ठीक है, तो ये हो गया हमारा चाल का फॉर्मूला। अगर इसको हम गणितीय रूप में दिखाएं तो चाल बराबर अगर लिखें तो चाल बराबर क्या होगा? दूरी को अगर हम दिखाएं, तय की गई दूरी को स्मॉल एस से दिखाएं, स्मॉल एस से, और समय का अंतराल को किससे दिखाएं? टी से, तो चाल बराबर क्या होगा? एस बटे टी। चाल बराबर क्या होगा? एस बटे टी। ये हमारा है इसका फॉर्मूला। अच्छा, अब इसकी बात करते हैं। इसका जो हमारा इकाई होगी, इकाई का होगी, इकाई की बात करते हैं। इकाई जो होगी बेटा हमारी, देखो ये क्या है? ऊपर एक तरह की दूरी है, तो दूरी तो ऊपर आ गया। मतलब अगर इकाई की बात करें दूरी की तो क्या होता है बेटा? मीटर। ठीक है, और नीचे क्या है? टी यानी समय। तो समय की क्या होता है बेटा? सेकंड। तो इकाई क्या होगी बेटा? मीटर प्रति सेकंड। नंबर 1। नंबर 2, अगर हम इसका बात करें इसकी बात करें बीमा की बात करते हैं, तो बीमा क्या होगा? अगर ऊपर क्या है बेटा? ऊपर दूरी है, तो दूरी मतलब लंबाई की बीमा क्या होती है? कैपिटल एल। और नीचे क्या बेटा? समय मतलब ये सेकंड, मतलब समय का बीमा क्या होती है? टी। तो क्या बना? ये एल हो गया और ये टी बन गया। तो इसको क्या लिखेंगे? एल टी की घात -1। एक इसकी बन गई बीमा, ये बन गई हमारी चाल की बीमा। तो यहाँ से आपको समझ में आ गया होगा कि चाल की इकाई और बीमा क्या होती है और चाल का फॉर्मूला क्या होता है। अब चाल के बारे में कुछ अन्य बातों को देखते हैं। तो अब जरा बात करते हैं चाल के कितने प्रकार होते हैं। चाल के प्रकार की बात करते हैं। तो जो पहला चाल का प्रकार है बेटा क्या है? एक समान चाल। चाल एक समान कब होगी बेटा? जब प्रत्येक एकांक समय में उसको समान दूरी तय कर रही हो। कोई चीज प्रति एकांक समान समय में वो एक समान दूरी तय कर रही हो। ये क्या होगा बेटा? देखो, अगर हमने कहा कोई वस्तु 2 सेकंड में कितना 4 किलोमीटर जा रही है, कितना 2 सेकंड में 4 किलोमीटर जा रही है। ठीक, अगले 2 सेकंड है, अगले 2 सेकंड में भी कितना जाए? 4 किलोमीटर जाए। फिर अगले 2 सेकंड में भी कितना जाए? वो 4 किलोमीटर जाए। यानी हर एक 2 सेकंड में वो 4 किलोमीटर ही जा रही है। मतलब 2 सेकंड हुआ तो 4 किलोमीटर गई, अगला 2 सेकंड हुआ तो वो 4 किलोमीटर गई, फिर अगला 2 सेकंड हुआ तो 4 किलोमीटर गई। ठीक है, तो यहाँ देख रहे हैं कि हर एक समय जो अंतराल है वो बेटा क्या? दूरी इसकी बराबर चल रही है। तो जो ये चाल आएगी, इस चाल को क्या कहते हैं बेटा? एक समान चाल। मतलब हर एक समय अंतराल में वो दूरी बराबर चल रही है। तो ये हो गया एक समान चाल। असमान चाल क्या होगा बेटा? कि जो समय अंतराल है वो उस समय अंतराल में जो उसकी दूरी तय की जा रही है वो बेटा अलग अलग हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर ये पहले 2 सेकंड में 4 किलोमीटर चली थी तो अगले 2 सेकंड में चल जाए, ये चल जाए तो दूसरा मान लो 5 किलोमीटर चल गई।
ठीक है। अगले 2 सेकंड में बेटा क्या चल गई, अगले 2 सेकंड में ये मान 3 किलोमीटर चल गई। तो क्या देख रहे हो, समय तो अंतराल उतना ही है, लेकिन क्या बेटा है, ये जो इसकी दूरी है, ये दूरी अलग अलग चल रहा है हर एक समय अंतराल में, ठीक है। तो ऐसी चालें जो होती हैं, ऐसी चाल जो होगी उसे क्या कहेंगे, असमान चाल। क्या कहेंगे, असमान चाल। अब बात करते हैं औसत चाल की। औसत चाल क्या होता है बेटा, औसत चाल का फॉर्मूला होता है बेटा, इसको ऐसे लिखते हैं, औसत चाल जो होगी हमारी, औसत चाल ये होता है, इसका फॉर्मूला होता है औसत चाल बराबर चली गई कुल दूरी, चली गई कुल दूरी बटे लिया गया समय, बटे लिया गया समय, लिया गया समय, ठीक है। चली गई कुल दूरी बटे लिया गया समय, ये जो होती है बेटा औसत चाल का फॉर्मूला होता है। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। हमने कहा कोई वस्तु यहां से यहां आ रही है, ठीक है, यहां से यहां आ रही है, तो यहां से यहां आने में, ठीक है, उसको मान लो 2 सेकंड का टाइम लगता है। ये दूरी मान लो 4 मीटर की है, कितनी दूरी, 4 मीटर की दूरी है, तो यहाँ 2 सेकंड का समय लगता है, ठीक। फिर अगला मान लो यहाँ से ये इधर जाती है, ऐसे इधर से इधर जाती है, और इधर से इधर जाती है, और मान लो इसको यहाँ लगता है 3 सेकंड, और इसकी दूरी कितनी है बेटा, मान लो कि ये हमारी हो गई 9 मीटर, ठीक है। 9 मीटर की दूरी ये 3 सेकंड में तय करती है। तो देखो बेटा जो इसकी औसत चाल होगी, क्या होगी, औसत चाल होगी कि कितना ये दूरी चल के आई, मतलब 4 और 9 13 किलोमीटर दूरी चल गई, 13 मीटर दूरी चल गई, और बटे कितना समय लिया, मतलब 2 सेकंड और 3 सेकंड, कुछ कितना समय लिया, 5 सेकंड लिया। तो ये हो गई हमारी औसत चाल, ठीक है, ये हो गई औसत चाल, मतलब कुल कितनी दूरी चली बटे कुल कितना समय लिया, इसे मिला देंगे तो निकल जाएगा हमारा औसत चाल। चली गई कुल दूरी बटे लिया गया समय, ठीक है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि अगर बहुत सारे समय अंतराल में इसकी चाल परिवर्तित हो रही है, मतलब देखो इस समय अंतराल की बात करें तो यहाँ पर चाल कुछ और रही होगी, इस समय अंतराल की बात करें तो यहाँ पर चाल कुछ और रही होगी। तो ऐसी कंडीशन में क्या होते हैं, जब हम औसत चाल निकालते हैं सीधा कुल दूरी ले लेते हैं और बटे जितना समय ले रही है अलग अलग उसमें टाइम में, तो उनको हम जोड़ देते हैं। तो क्या होता है बेटा, चली गई कुल दूरी बटे लिया गया कुल समय, ठीक है। ये होता है हमारी औसत चाल का फार्मूला होता है। इसको एक बार आप लोग नोट कर लीजिए, इसको भी अभी आपको एक क्वेश्चन भी करवाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट आता है तात्क्षणिक चाल। तात्क्षणिक क्या होता है बेटा, इसको समझिए जरा। हाँ, इसके पहले एक फार्मूला, इसका फार्मूला भी लिख लेते हैं औसत चाल का। तो जो औसत चाल का फार्मूला अगर हम गणितीय रूप में लिखें, औसत चाल क्या होगा बेटा, लिखें तो क्या होगा बेटा, मान लो ये दूरी, मान लो बेटा यहाँ पर था ये, तो ये x1 दूरी थी, ठीक है। ये x1 दूरी किसी बिंदु से, मान लो एक बिंदु के सापेक्ष इसकी दूरी क्या है बेटा, x1 दूरी, ये इससे x1 दूरी पर है। हम अब क्या कर रहे हैं बेटा, यहाँ से इस वस्तु को चलाना शुरू करते हैं, तो ये वस्तु यहाँ से चलती है और यहाँ पहुंच जाती है, ठीक है, यहाँ पहुंच जाती है। तो देखो बेटा अब ये x1 था, अब ये दूसरी स्थिति कौन सी आ गई, x2 आ गई, कौन सी, x2 आ गई। इसके अकॉर्डिंग यहाँ x1 पर था, और अब इसके अकॉर्डिंग कौन सा है बेटा, x2 पे आ गया। अब इसकी स्थिति बेटा पहले यहाँ थी, फिर यहाँ से यहाँ आ गया, इसके अकॉर्डिंग, इसके सापेक्ष, ये पहले x1 पे था और फिर ये x2 पे आ गया। तो अब देखें तो इसकी दूरी चली हुई, कितनी चली हुई बेटा, स्थिति बाद में ये है, पहले स्थिति ये थी, तो दूरी कितनी हो गई बेटा, x2 माइनस x1, हो गया नहीं हो गया, x2 माइनस x1, ये इसकी दूरी हो गई। कुल दूरी कितनी हो गई, पहले यहाँ था और फिर बाद में यहाँ आ गया, तो जो पहले दूरी नहीं होगी, जैसे एग्जाम्पल हमने कहा, इसने कहा कि ये जो आदमी है, इसने कहा कि यहाँ पर एक जो आदमी है ये मुझसे 4 किलोमीटर की दूरी पर है, मुझसे 4 किलोमीटर की दूरी पर है। इसने कहा कि यहाँ एक आदमी है जो मुझसे 4 किलोमीटर की दूरी पर है, ठीक है। अब 4 किलोमीटर दूरी पर ऑलरेडी यहाँ पे है। अब फिर यहाँ से इसने चलना शुरू किया, ये आदमी चल रहा है और यहाँ पहुंच गया। अब ये जो चल के गया यहाँ से फिर यहाँ तक, इसकी कुल दूरी मेरी कितनी है, 9 किलोमीटर है, 9 किलोमीटर है, मेरे से दूरी कितनी है, 9 किलोमीटर है। मतलब कि अगर हम इससे पहले जो स्थिति थी इसकी अपेक्षा 4 किलोमीटर था यहाँ से, फिर ये कह रहा है कि जब तुम यहाँ पहुंच गए तो मुझसे अब 9 किलोमीटर दूर हो। तो कुल मिलाकर देखो ये कितना दूरी चल के आया, ये 4 किलोमीटर तो पहले से चला हुआ था और 9 किलोमीटर पहुंच गया, तो दूरी कितनी चल के आया, 4 से 9 आ गया, मतलब कितना चला, 5 किलोमीटर। तो क्या हुआ, 9 में से हमने 4 को हटाया तो वो तो 5 आया, तो 5 चला, 5 किलोमीटर चला। तो यहाँ पर x2 माइनस x1 क्या दिखा रहा है, जो अंतिम उसकी स्थिति है माइनस जो पहले की स्थिति है वही तो हमारा x2 माइनस x1 दिखा रहा है, मतलब 5 किलोमीटर जो दिखा रहा है x2 माइनस। तो औसत चाल क्या हो गया, कुल दूरी बटे कुल समय। कुल समय कितना ले रहा है, मान लो कि जब यहाँ चला था तो मान लो 5:10 हो रहे थे, 5:10 और मान लेते हैं कि 40 सेकंड हो रहा था, कितना 40 सेकंड हो रहा था।
5:10:40 हो रहे थे। अब जब यहाँ पहुंचा तो इसने क्या किया, 5:10:50 हो गया। ठीक है, 50 सेकंड हो गया। तो अब देखो यहाँ पर कितना टाइम लिया इसने, 10 सेकंड का तो टाइम लिया। मतलब ये T2 अगर मान लें, इसको T1 मान लें, तो इसमें से इसको घटाएं तभी तो समय आएगा। तो हमने कहा x2 - x1 और नीचे जो समय होगा क्या होगा, T2 - T1 होगा। यहाँ से बात समझ में आई। तो जब ऐसा होता है औसत चाल में, तो औसत चाल को और भी अच्छे से अगर लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, जब x2 - x है तो उसको क्या लिख सकते हैं, डेल्टा x लिख दें, और T2 - T1 से क्या लिख दें, डेल्टा t लिख दें। तो ये डेल्टा x बाई डेल्टा t जो होता है इसे ही कहते हैं बेटा क्या, औसत चाल। औसत चाल, यही हमारा औसत चाल का फॉर्मूला कौन सा, गणितीय रूप में डेल्टा x बाई डेल्टा t आ गया। ठीक है, यहाँ समझ आ गया। अब बात करते हैं तात्क्षणिक वेग की। तात्क्षणिक वेग की बात ये होती है बेटा कि इसमें हम मानते हैं कि बिल्कुल किसी एक क्षण पर, बिल्कुल किसी एक क्षण पर उसकी चाल कितनी है हमको ये पता नहीं। ठीक है, हमने कहा अगर हम एक ग्राफ बनाते हैं, इसको हम निकाल देते हैं, हम कहते हैं एक ग्राफ बनाते हैं, एक ग्राफ बनाते हैं। हमने कहा ग्राफ बनाते हैं, इधर लेते हैं t और इधर लेते हैं x, मतलब उसकी स्थिति और समय। ठीक, हमने कहा कोई व्यक्ति है जो जब समय ये था तो उसकी दूरी ये थी। ठीक है, तो यहाँ से ग्राफ हमारा एक बिंदु यहाँ मिल गया। जब समय यहाँ था तो दूरी इसकी कहाँ थी, यहाँ थी। तो कुछ ग्राफ हम बना लेते हैं। ग्राफ कुछ ऐसे बन के आ रहा था। ठीक है, ये ग्राफ कुछ ऐसे बन के आ रहा है, हम मान लेते हैं। ये होगी इसकी बेटा क्या होगी, उसकी स्थिति समय ग्राफ ने दिखा दिया। अब आपसे कोई तात्क्षणिक चाल पूछते हैं तो तात्क्षणिक चाल क्या होता है बेटा, डेल्टा x बाई डेल्टा t, जैसा जो एवरेज जो औसत चाल थी वही डेल्टा x बाई डेल्टा t ही होती है। लेकिन बस यहाँ पर क्या लिखते हैं, ये चाल हमारी कौन सी हो गई, चाल इसको कहते हैं तात्क्षणिक या फिर इंस्टेंटेनियस। तो इसे तात्क्षणिक अगर लिखे हैं, तात्क्षणिक चाल कौन सी होगी, तो तात्क्षणिक चाल कौन सी होगी, चाल बराबर क्या होगा, डेल्टा x बाई डेल्टा टी। तो वैसे ही रहेगा, बस क्या रहेगा, यहाँ पर हम क्या करेंगे, जो डेल्टा t है इसको लगभग क्या कर देंगे, 0। मतलब कि जब समय अंतराल इतना कम हो कि बिल्कुल एक पल की बात करें, समय अंतराल इतना कम हो कि लगभग समय अंतराल मतलब क्या, T2 - T1 लगभग 0 हो जाए, इतना छोटा समय। उस छोटे से समय के लिए इसकी चाल उस टाइम कितनी रही होगी, जब वो चाल निकालेंगे क्या होता है, डेल्टा x बाई डेल्टा टी। मतलब कि अब देखो हमने कहा कि एक बिंदु यहाँ पर हम मान लेते हैं, ये हमने कहा T1 समय है। ठीक है, ये कोई भी वस्तु थी, T1 पे यहाँ थी, T2 पे बेटा कहाँ थी, वो यहाँ पे थी, T2 पे यहाँ थी। अब T1 पे अगर समझ लें तो x इस यहाँ पर ये कहाँ थी, कोई स्थिति इसकी यहाँ थी, इसको हमने कहा x1। और जो T2 पे जो उसने समय लिया इसकी स्थिति थी क्या, हमने x2। अब देखो बेटा इसकी जो दूरी होगी क्या होगी, x2 - x1, दूरी तो उसकी ये होगी। ठीक है, और जो समय होगा वो क्या होगा, T2 - T1, ये हो गया। ठीक, अब हम कहते हैं कि इस T2 - T1 को इतना छोटा कर दे, मतलब कि ये T2 जो है ये इतना लगभग T1 पे ही आ जाए। T2 जो है इतना छोटा कर दें कि T2 बिल्कुल इसके जस्ट बाद नहीं, मतलब T2 - T1 के तो लगभग क्या 0 आ जाए। तो उस समय बिल्कुल एक बिंदु हमको मिल जाएगा, यहाँ पर क्या एक बिंदु मिल जाएगा, उस एक बिंदु पर इसकी चाल कितनी होगी हमको पता करना है। मतलब कि अगर हमसे आपसे कोई कहता है कि भैया हमको बताओ कि 6 सेकंड, जब 6 सेकंड हो रहा होगा, एग्जैक्ट 6 सेकंड हो रहा होगा, तब इसकी चाल कितनी होगी, एग्जैक्ट 6 सेकंड पर कितनी चाल होगी, तो वो चाल जो बताता है बेटा कौन बताता है, तात्क्षणिक चाल बताता है। इसके क्वेश्चन जब करेंगे तो ये और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। लेकिन अभी आप समझ लो कि तात्क्षणिक चाल क्या होता है, किसी एक समय पर जब हमको पता करना हो चाल कितनी है तो होती है हमारी तात्क्षणिक चाल। तो उसका फॉर्मूला होता है डेल्टा x बाई डेल्टा टी। यहाँ डेल्टा टी टेंस तो क्या होता है बेटा, 0 होता है। इसको ऐसे लिखते हैं, तात्क्षणिक चाल बराबर डेल्टा x बराबर डेल्टा टी, यहाँ पर डेल्टा टी क्या होता है, टेंस टू 0 होता है, ये हम लिखते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो ये हमारे चाल के प्रकार हो गए, 4 प्रकार मैंने आपको समझा दिए। अब बात करेंगे बेटा किसकी, वेग को देखते हैं। तो अब बात करते हैं किसकी, चाल को हमने देख लिया, अब बात करते हैं किसकी, वेग की। क्या होता है इसको देखते हैं। वेग क्या होता है बेटा, जब कोई वस्तु एकांक समय अंतराल में किसी दिशा में जितनी स्थापित होती है उसे उस दिशा में वस्तु का वेग कहते हैं। ठीक है, क्या है बेटा, जरा फिर से पढ़ते हैं। जब कोई वस्तु एकांक समय अंतराल में किसी दिशा में
जितनी विस्थापित होती है उसे उस दिशा में वस्तु का वेग कहते हैं। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि जो हमारी चाल होती है, चाल क्या होती है बेटा, तय की गई दूरी बटे समयांतराल, तय की गई दूरी बटे समयांतराल। मतलब कि उसमें क्या था कि अगर आपको चाल निकालना, मान लीजिए कोई वस्तु यहाँ पे थी, ये यहां से चल के यहाँ पे पहुंच गई बी बिंदु पर। ठीक है, तो चाल हमें बताया था कि जितनी दूरी इसने तय की, मतलब ये जितनी लंबाई है इसके रास्ते की वो, और बटे उसने कितना समय लिया इसको यहां से यहां पहुंचने में, वो हमारी थी बेटा क्या, चाल थी। लेकिन जो हमारा वेग होता है, वेग क्या है, इसका विस्थापन, ये वस्तु पहले यहां थी, अब यहां पहुंच गई, तो इसका विस्थापन कितना हुआ। विस्थापन क्या होता है, पहला और अंतिम बिंदु के बीच में सबसे न्यूनतम दूरी, मतलब विस्थापन क्या है बेटा, ये लाइन ही इसकी विस्थापन है। तो वेग क्या हुआ, जो इसका विस्थापन होगा, यानी जितनी दूरी विस्थापन की होगी बटे कितना समय लिया इसने यहां तक पहुंचने में। समय वही रहेगा जो इसने यहां तक पहुंचने में लिया है, लेकिन विस्थापन क्या होगा बेटा, सबसे न्यूनतम दूरी। तो ये होती है हमारा वेग। क्या होता है वेग, मतलब उसको विस्थापित होने में कितना समय लगा, एक बिंदु से दूसरे बिंदु में पहुंचने में जो उसकी न्यूनतम दूरी है, उस दूरी तक पहुंचने में कितना उसको समय लगा, ये हमारा होता है वेग। तो वेग के बारे में यहाँ डेफिनेशन से हमको थोड़ा थोड़ा क्लियर हो रहा है। ठीक है, अब देखिए बेटा क्या होता है, यह एक सदिश राशि होती है। सदिश मतलब क्या, कि वेग जो होता है बेटा, वेग की दिशा और परिमाण दोनों होता है। सदिश राशि का मतलब क्या, इसमें परिमाण भी होगा, दिशा भी होगा। यानी कि अगर कोई दो वेग हैं, हम कह दें कि कोई एक चीज चल रही है, हमने कहा कोई एक चीज चल रही है, हमने कहा मान लीजिए ये एक आदमी यहां से यहां जा रहा है, ये ए से बी, ठीक है, ये यहां से यहां जा रहा है, और यहां से यहां जाने का इनका जो वेग है वही वेग जो हमारा आदमी यहां से यहां जा रहा है वो है। ठीक है, मतलब यहां मान लीजिए इसको कि अगर इसको मान लीजिए सी, इसको मान लीजिए डी, जो इसका वेग है वही वेग इसका भी है जाने का, लेकिन दोनों वेग समान नहीं होंगे। क्यों समान नहीं होंगे बेटा, हमने कहा कि ये भी 5 मीटर प्रति सेकंड के वेग से जा रहा है और ये भी 5 मीटर पर सेकंड के वेग से इधर जा रहा है। ठीक है, तो दोनों का वेग क्या बेटा, परिमाण रूप में तो समान है, लेकिन दोनों की दिशा जो है वो अलग अलग है। क्यों, इसकी दिशा कहा बेटा, इधर से इधर की तरफ दिशा है, लेकिन इसकी दिशा किधर है बेटा, इधर से इधर की तरफ है। तो क्योंकि दिशा अलग हो गई तो भले ही परिमाण सेम हो, ठीक है, दोनों का 5-5 मीटर पर सेकंड ही वेग हो, लेकिन क्योंकि उनकी दिशा अलग है इसलिए कहेंगे कि दोनों का वेग अलग है। वेग कब समान होगा, जब दोनों की परिमाण और दिशा भी एक दिशा में ही होगी, एक जैसी होगी। मतलब कि अगर कोई एक ए बी ये जा रहा है, दूसरा हम मान ले बेटा कोई ये सी डी जो है हमारा, जो सी डी वाला था, अगर ये इधर से इधर ही चलता, ठीक है, ये सी था, ये डी था, अगर ये 5 मीटर पर सेकंड होता, मतलब जिसकी इधर दिशा इसकी है उधर दिशा इसकी है, तब हम कहेंगे कि दोनों वेग क्या है बेटा, समान है, क्योंकि दोनों का परिमाण और दिशा एक तरफ है। लेकिन इसकी बात करें तो इसका परिमाण तो समान है, लेकिन इसकी दिशा भिन्न है, इसलिए ये दोनों वेग क्या है, समान नहीं है। तो यहां से एक चीज क्लियर हुई कि जो वेग होता है वो क्या होता है, एक सदिश राशि होती है जिसमें परिमाण होगी और दिशा होगी। दोनों अगर एक जैसे होंगे तो ही दो परिवेश वेग जो है समान होगा, अन्यथा अगर दिशा भी सही एक ही दिशा से अलग हो गई तो वो बेटा वेग समान नहीं होगा। ये यहां से हमको चीज समझ में आ गई। अब जरा बात करते हैं वेग के कितने प्रकार होते हैं, जरा वेग के प्रकार को एक बार देखते हैं। तो बेटा अब हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो वेग के कितने प्रकार होते हैं उनको देखने जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले वेग के बारे में थोड़ी सी और जानकारी आप ले लीजिए, फिर हम वेग के प्रकार को देखते हैं। हमने कहा था कि वेग क्या होता है बेटा, जो विस्थापन होता है, विस्थापन को समांतराल से भाग कर दो वही हमारा वेग होता है। अब एक एग्जाम्पल से समझते हैं। हमने कहा, मतलब अगर हम वेग की परिभाषा लिखें तो वेग बेटा क्या होता है, वेग बराबर क्या होगा, विस्थापन बटे समय अंतराल। समय अंतराल ये हमारी वेग का समय अंतराल, ये हमारा वेग का क्या होगा बेटा, फार्मूला हो गया। ठीक है, ये तो हो गया फार्मूला। अच्छा, इसको हम अगर एक एग्जांपल समझे, हमने कहा कोई आदमी था यहाँ पर बिंदु ए पर था, ये आया ए से बी यहां तक आया, यहां तक की दूरी कितनी बेटा, 5 किलोमीटर है। कितनी है, 5 किलोमीटर है। ठीक,
और इसने यहां तक की जो समय लिया आने में, वो लिया बेटा कितना, मान लो 2 घंटे लिया, कितना, 2 घंटे लिया। ठीक, यहां से यहां तक की दूरी 5 किलोमीटर। फिर यहां से ये आदमी ये ए बी पे आया, फिर बी से बेटा कहां गया, बेटा सी पे गया, कहां गया, सी पे गया। ठीक, और जब यहां से यहां तक गया, मान लो ये दूरी कितनी है 6 किलोमीटर है, कितनी है, 6 किलोमीटर है। तो या इसको और अच्छा अगर हम करें तो इसको मान लें 4 किलोमीटर, सॉरी 3 किलोमीटर मान लें। 3 किलोमीटर की दूरी इसने तय की 2 घंटे में। ठीक है, इसको हमने कहा ये हमारा 4 किलोमीटर है, कितनी, 4 किलोमीटर है। इसने भी दूरी इसने को तय की 2 घंटे, इसको भी लगे यहाँ आने में, कितना लगा बेटा, 2 घंटे लिया यहाँ पर आने में। ओके, ये 4 किलोमीटर की दूरी 2 घंटे में तय किया। अब मुझे बताओ कि ए से बी के बीच में, अगर आपसे कोई पूछता है कि ए से बी के बीच में इसका वेग कितना रहा होगा, ए से बी के बीच में, मतलब यहां से यहां आने में इसका वेग कितना रहा होगा, कितना रहा बेटा, विस्थापन बटे समय, विस्थापन कितना है बेटा, 3 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, और बटे समय कितना लिया, 2, तो दी 3 हमारा विस्थापन हो गया, और समय अंतराल कितना है बेटा, 2 घंटे। तो हमारा कितना है, 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा, 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा की इसने वेग यहां से यहां तक कर लिया। अगर आपसे पूछता है बी और सी के बीच में कितना इसका वेग रहा, तो क्या कर सकते हैं बेटा, कुल दूरी 4 और बटे कुल समय कितना लिया, 2, 4 बटे 2। ठीक है, समय विस्थापन कितना हुआ, 4 किलोमीटर, और समय कितना हुआ, 2 किलोमीटर, 2 घंटा। तो यहां से आया 2 किलोमीटर प्रति आवर। ठीक है, तो यहां से देख सकते हैं कि दोनों अलग अलग खंडों की बेटा क्या है, ये हम निकाल रहे हैं, इसका वेग निकाल रहे हैं। ठीक है, अब जरा हम बात करते हैं वेग के प्रकार, और अभी आपको बताएंगे हम वेग के प्रकार में कितने इसके वेग प्रकार होते हैं, उनको देखेंगे, फिर उस चीज को हम यहाँ से कोरिलेट करेंगे। जरा इसको यहाँ पर बना रहने देते हैं। ठीक है, तो हमने कहा जो वेग के प्रकार होते हैं, नंबर 1 बेटा कौन सा है, एक समान वेग। एक समान वेग क्या होता है, जब कोई वस्तु प्रत्येक समान समय में, ठीक है, एक ही दिशा में, समान समय में एक ही दिशा में एक ही विस्थापन करे। ठीक है, कैसे, हमने कहा, देखो हमने कहा मान लो कोई वस्तु यहां पर थी ए, ठीक है, वो इधर की तरफ चली, ठीक है, ये इधर चली और यहां पर पहुंची। इसकी दूरी कितनी, मान लो हमने कहा 5 किलोमीटर दूरी है, कितनी, 5 किलोमीटर, और यहां से आने में इसको कितना लगा, 2 घंटे लगा, कितना लगा, 2 घंटे लगा। तो यहां से यहां तक की दूरी 5 किलोमीटर और समय 2 घंटे लगा। ठीक है, अब हमने कहा कि अगला हम ए से बी अगर लें, बी से सी लें, बी से सी लें, और ये दूरी भी कितनी है बेटा, 5 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, और कितना समय लग रहा है, 2 घंटे लग रहा है। ठीक है, तो देखो यहां से यहां तक आने में वही दूरी में वही समय लग रहा है, यहां से आने में वही दूरी में वही समय लग रहा है। अगर सी से भी हम डी बनाए यहाँ पर, ये भी दूरी कितनी है, 5 किलोमीटर, और समय भी कितना ले रहा है, 2 घंटे ले रहा है। तो ये जो अलग अलग हमने पॉइंट ले लिए, अलग अलग जो हमने खंड ले लिए, इस खंड में भी जो वेग होगा, इस खंड में जो वेग होगा, और इस खंड में जो वेग होगा, क्या बेटा, तीनों वेग है एक समान है। तो कह सकते हैं कि जो ये वेग है, ये जो वेग है इस दिशा में आने का, ये वेग क्या है बेटा, एक समान वेग है। कैसा है, एक समान वेग, मतलब कि उसके समय के अनुसार उसके वेग में परिवर्तन जो नहीं हो रहा है, वेग उसका एक जैसा ही वेग कंटिन्यू चलता जा रहा है। तो हमारा हो गया एक समान वेग, मतलब समय हम 2-2 घंटे कर ले तो दूरी भी वो बराबर सॉरी विस्थापन भी उसका बराबर होगा। और एक चीज देखिए, दिशा क्या होगी बेटा, एक ही तरफ होगी। चलिए इधर चल रहा था तो यहां से भी इधर चलेगा, यहां चल रहा है तो यहां से इधर चलेगा, दिशा नहीं बदलनी चाहिए। अगर दिशा बदल गया तो बेटा वेग बदल जाएगा। ठीक है, तो वेग की दिशा और उसका परिमाण उस समय में बराबर होना चाहिए। ये हमारी क्या बेटा, एक समान वेग की हमारी क्वालिटी है, खासियत है। ठीक है, ये एक समान वेग हो गया। अब बात करते हैं असमान वेग की, जस्ट इसका उल्टा असमान वेग। जैसे यहाँ 5 किलोमीटर 2 घंटे में आ रहा था, यहाँ क्या हुआ, ये 5 किलोमीटर तो आया, लेकिन इसने समय कितना ले लिया, मान लो 3 घंटे ले लिया। कितना ले लिया, 3 घंटे ले लिया। तो देखो ये जो यहाँ का जो वेग था, यहाँ से यहाँ तक आने का, और जो यहाँ से आने तक का वेग क्या हो गया बेटा, बदल गया। ठीक है, या मान लो कि ये 2 घंटे ही लेता है, ये 2 घंटे ही ले रहा है, लेकिन जब ये यहाँ से बात करें तो ये इधर की तरफ चल दिया, ये पीछे से ये हो गया। यहाँ दूरी कितनी होगी, 5 किलोमीटर, और समय भी 2 घंटे ही ले रहा है, लेकिन क्या बेटा, दिशा इसकी बदल गई। दिशा ये इधर था लेकिन अभी इधर जा रहा है, तो भी बेटा क्या हुआ, वेग हमारा बदल गया। तो ये कौन सा होता है बेटा, असमान वेग। कैसा, असमान वेग, मतलब कि वह वेग जिसमें समय, अगर हम एक बराबर समय लेते रहे तो उस समय में उसकी जो दूरी है वो अलग अलग रहेगी। पहले 2 घंटे में 5 किलोमीटर गया, अगले 2 घंटे में हो सकता है कि 3 किलोमीटर जाए, तो वहां पर जो उसका वेग है बेटा बदल गया। तो इसे कहते हैं असमान वेग। ठीक है, अब बात करते हैं औसत वेग की। औसत वेग की बात करते हैं, और जो मैंने बनाया था इसको इसीलिए बना के रखा था कि औसत वेग आपको समझा सके। ठीक है बेटा,
यहाँ देखो, ये आदमी यहाँ से यहाँ तक आया था, ठीक है, 3 किलोमीटर 2 घंटे में। फिर यहाँ से यहाँ गया 4 किलोमीटर 2 घंटे में, ठीक है। यहाँ का वेग अलग था, यहाँ का वेग अलग है, ठीक है। अब आपसे कोई कहे कि हमको नहीं पता वो कहाँ से जाए कैसे जाए, हमको बताओ कि वो यहाँ था अब यहाँ पहुंच गया, तो बताओ कि उसका वेग क्या है, ठीक है। यहाँ था और यहाँ से यहाँ पहुंच गया, तो बताओ उसका औसत वेग क्या है। क्या है बेटा? औसत वेग। तो औसत वेग क्या होता है? प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु जहां पहुंच गया वो, ठीक है। औसत वेग क्या होता है? पहले औसत वेग का फॉर्मूला लिख लेते हैं। औसत वेग का फॉर्मूला हमारा होता है, बस इसमें क्या कर दो बेटा, आगे कुल लगा दो, कुल विस्थापन बटे समय अंतराल। और ये वेग कौन सा बेटा? औसत वेग। इसको कह देंगे औसत वेग। क्या? औसत वेग। तो औसत वेग में क्या था? कुल विस्थापन बटे समय अंतराल। मतलब उसने कुल कितना विस्थापन किया वो, और बटे समय अंतराल। अब देखो कुल विस्थापन का कितना है। अगर सबका हम अलग अलग देखें तो ये 3 किलोमीटर विस्थापन यहाँ था, 4 किलोमीटर विस्थापन यहाँ था, लेकिन पहला बिंदु ये है और अंतिम बिंदु ये है। तो हम कहते हैं विस्थापन क्या होता है बेटा? पहला और अंतिम बिंदु के बीच में सबसे न्यूनतम दूरी। तो इस और इस बिंदु के बीच में सबसे न्यूनतम दूरी कौन सी है बेटा? ये वाली दूरी है। कौन सी है बेटा? ये वाली दूरी है ना। तो अगर इस दूरी को निकाले तो बेटा 3 किलोमीटर ये, 4 किलोमीटर ये, अगर ये 90 डिग्री का कोण बना रहा है तो कितना होगा? ये 5 किलोमीटर होगा। 5 किलोमीटर। तो ये 5 किलोमीटर की दूरी, ये विस्थापन ये पहले बिंदु से और सी बिंदु के बीच विस्थापन कितना है? 5 किलोमीटर है। तो जो कुल विस्थापन हम लेंगे बेटा, यहाँ क्या लेंगे? यहाँ लेंगे 5 किलोमीटर कुल विस्थापन, और बटे समय अंतराल कितना हुआ? समय तो यही है, 2 घंटे यहाँ में गया और 2 घंटे उधर में गया, तो समय तो उसने 4 घंटे लिया। तो समय अंतराल हमारा वही रहेगा, 2 घंटे प्लस 2 घंटे। लेकिन जो विस्थापन होगा सबसे न्यूनतम दूरी हो जाएगी। तो 5 बटे हम क्या करेंगे? 4। तो ये हमारा आएगा बेटा क्या? 5 बटे 4। जो भी इसकी वैल्यू आई वो वैल्यू हमारी क्या आएगी? औसत वेग होगी। इसे लिखते हैं VAV। AV मतलब एवरेज। एवरेज मतलब क्या? औसत। तो V तो हम उससे लिखते ही हैं, वेग को V से लिखते ही हैं। अगर हम इसको VAV लगा दें तो VAV मतलब V एवरेज यानी औसत, ठीक है। तो V औसत जो होता है हमारा कुल विस्थापन बटे समय अंतराल, ठीक है। कुल विस्थापन बटे समय अंतराल, ये हमारा होता है औसत वेग का फार्मूला। तो औसत वेग को हमने यहां से देख लिया।